हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा ट्यूशन का डे 10, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं या हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए हैं। उन्होंने प्रिंसिपल्स के ऊपर थियरीज लिखी हुई हैं जिनको हमने आगे स्टडी करना है। ये क्यों मैनेजमेंट में ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी हैं सो दैट कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से वर्क कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग सिस्टम है वो अच्छा हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव किया जा सके। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्यों ऐसे बोला गया है? क्योंकि अगर हम एक मैनेजर की बात करें तो उसने अपनी होल टीम को, होल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। तो मैनेज कैसे करना है? अपने इंडिविजुअल के बिहेवियर को जानना है, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है विद द रिसोर्सेज। ठीक है, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम टाइमली बेसिस पे अचीव कर पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टास्क के साथ जुड़ी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़ी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंडिविजुअल के साथ जुड़ी होती है। तो एक मैनेजर के लिए ये सभी चीज़ों को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को जानने के लिए क्या है, जो हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ, डीप स्टडीज़ के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ प्रिंसिपल्स को वो लेके आए। ठीक है, उन प्रिंसिपल्स को लेके आने का उनका मकसद एक यही था कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको और बेटर वे से समझा जा सके, उस मैनेजमेंट को प्रॉपर वे से जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे हमने मैनेज करना है, उस पूरी मैनेजमेंट के दायरे में उसको लाया जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है उन्होंने बताया है। तो अभी इसको बोला गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। आगे देखिए, दैट इज़ वाई इट इज़ असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। वही कि ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। एंड द मैनेजर फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स, आइडियाज़ एंड गाइडलाइंस। ठीक है, इन चीज़ों को फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं सो दैट अच्छी मैनेजमेंट हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो रूल्स हैं, आइडियाज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, ये किनके द्वारा दी गई हैं? जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने मैनेजमेंट की थियरीज़ दी हैं, प्रिंसिपल्स को उन्होंने वो लेके आए हैं प्रिंसिपल्स को। ठीक है, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट हो सके। देयर आर सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स विच आर डेवलप्ड बाय एकेडमिक स्कॉलर्स एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। तो वो कौन कौन हैं? ठीक है, F.W. टेलर हैं, ल्यूथर ग्योलिक हैं, P.F. ड्रकर हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। ठीक है जी, एंड ये जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं विद देयर डीप ऑब्जर्वेशंस हैं, बाय देयर एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक्सपीरियंस है। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से इन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अगर मैनेजमेंट वर्क करती है तो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क जो है वो टाइमली बेसिस पे अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट होती है। राइट, तो चलिए अब देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये कैसे इनकी ग्रोथ हुई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, किस तरीके से एक्सपेंशन हुई प्रिंसिपल्स की। ठीक है, थ्रू द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं या एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, जैसे F.W. टेलर हैं, P.F. ड्रकर हैं, हेनरी फ्योल हैं। ठीक है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए। उन्होंने किस तरीके से, हम ये कह सकते हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं और कैसे उन्होंने मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, उन्होंने दिए हैं बाय देयर ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि उन्होंने वर्किंग कंडीशंस को ऑब्जर्व किया बेसिकली, कि एक्चुअल में जो भी वर्किंग कंडीशंस है, जहाँ पे एक्चुअल में वर्क हो रहा है वो कैसी हैं, उसको डीप स्टडी किया। ठीक है, जिसके बाद क्या है कि उन्होंने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए उन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क किया। अब जैसे हेनरी फ्योल है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, जिसमें से डिवीज़न ऑफ वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हेनरी फ्यूल ने इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, कि अगर हम क्या है वर्क को डिवाइड कर देते हैं, या हम क्या कहते हैं कि वर्क को इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर देते हैं, एक के ऊपर ही बर्डन नहीं रखते काम करने का, तो देन क्या है इससे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एक तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सपोज एक पर्सन को सारा काम दे दिया जाएगा करने के लिए, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी जाएगी, तो देन क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट होगा, वो उसके बर्डन के कारण ही वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया गया बाय द हेनरी फ्यूल। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक प्रिंसिपल बनाया डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, या डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का यही मतलब है कि उनके बीच में क्या है वर्क को डिवाइड कर देना है। जो भी एक बड़ा वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है अपने लेबरर्स के लिए। ठीक है, सो दैट कि जो वर्क है वो करना ईजी हो जाए, राइट। तो ऐसे क्या है उन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड्स के थ्रू अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में क्या है बेसिकली कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं या हमारे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बताया है बेसिकली इसमें कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर जो है प्रॉपरली उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया है सो दैट की प्रोडक्टिविटी जो है वो किस तरीके की आएगी। जैसे कि सपोज़ कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो स्कॉलर्स हैं वो क्या है डिटेल्ड स्टडी रखते हैं टू वर्ड दैट पर्टिकुलर जो वर्किंग कंडीशन है उसके लिए, देन उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल जो है वो निकल के आता है। तो जैसे हमारे एल्टन मायो हैं, ठीक है, उन्होंने हॉर्थॉर्न स्टडीज़ के बारे में बताया कि क्या है व्हेन वर्कर्स नो पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट देम, ठीक है, देन क्या है देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। कि मतलब हॉर्थॉर्न स्टडी में जो एल्टन मायो ने दी है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या देखा गया कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या मतलब किया कि अगर उनके ऊपर तो कंसर्न है पूरा मैनेजमेंट का या उनके मैनेजर का या उनके अपर लेवल पीपल का, तो देन क्या है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, सो दैट जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकल के आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे निकल के आती है, लाइक उसका जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उनमें बेटरमेंट हो रही है या नहीं। तो मतलब ये क्या है, ये डीप एनालिसिस, ठीक है, डिटेल्ड स्टडी से ही पता चलता है। तो जो हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स क्या है अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो उन्होंने दिए हैं, जिससे क्या है मैनेजमेंट को और बेटर जो है वो बनाया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उनको टाइमली बेसिस पे अचीव किया जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका नेचर कैसा है, ठीक है, किस तरह के हैं वो प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज जर्नल गाइडलाइंस। ठीक है, अब जर्नल गाइडलाइंस मींस जो ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, ठीक है, वो क्या है एक तरह से जर्नल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये एज सच कोई जैसे फिज़िक्स और साइंस में सपोज जैसे होता है कि जो भी प्रिंसिपल बना है अकॉर्डिंग टू दैट ही वर्क होगा, ठीक है, जो भी मेथड है वही यूज़ होगा, जो भी केमिकल्स हैं उनके जो भी मेजरमेंट है उसी तरीके से ली जाएगी जो भी, ठीक है। तो जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उस तरीके से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उस नज़रिए से नहीं देखा जाता या उनकी एप्लीकेबिलिटी उस तरीके से नहीं होती। ये क्या है सिंपल जर्नल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो क्या है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सपोज कोई भी एक्शन है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि इसमें क्या है जो चीज़ जिस तरीके से लिख दी गई है वही उसी तरीके से ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, नहीं। जैसे सपोज फेयर पे ही है, ठीक है, मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था जब मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करवाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था फेयर पे के बारे में।
तो मतलब अगर हम ये कहें कि एक फेयर रेम्यूनरेशन एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली उन्होंने एक अमाउंट बता दिया कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हमने अपने वर्कर्स को पे करना है। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या है? इक्वल रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से होनी चाहिए। कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया कि कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ही अगर हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सपोज ऑर्डर है, ठीक है, कि मतलब जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ऑर्डर पास करना है अपने लेबर्स को या अपने वर्कर्स को कि आपने जो भी वर्क करना है वो किस तरीके से करना है, या ये गाइडलाइंस है, इसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर होगा वो ये नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय के लिए या हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेम होगा, वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़ रन बाय द ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो वो उसमें आ जाएगा। तो जर्नल गाइडलाइंस का बेसिकली यही मतलब है कि हमने अपने मैनेजर्स को गाइड करना है, ना कि ये है कि उनके ऊपर कोई चीज़ थोपनी है या कोई पर्टिकुलर अगर प्रिंसिपल बना दिया तो मतलब वो क्या है इधर से उधर नहीं हो सकता। एज सच ऐसा कुछ नहीं है। आगे है यूनिवर्सलिटी। अब इसका क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? यूनिवर्सल हैं, ठीक है, एप्लीकेबल होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, कुछ भी, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। जैसे सपोज डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क का यहाँ पे क्या मतलब है कि किस तरीके से वर्क को डिवाइड किया जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंटल हेड होगा, ठीक है, उसके अंडर 3 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो डिपार्टमेंटल हेड है वो क्या कर रहा है, इनकी एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर वर्क करना है, आपने दूसरा और आपने तीसरा, मतलब तीनों का जो काम है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये हो गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। ये 3 जो पर्सन हैं ये उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। एक पर्सन जो है वो क्या है, डेली जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको देख रहा है, ठीक है। दूसरा जो है वो जो भी कैश इनफ्लो है उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है। जो तीसरा बंदा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि बेसिकली वो क्या है, रेगुलर चेक रख रहा है वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं उनके लिए, ठीक है। या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जैसे सपोज़ कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं, ठीक है, उनका क्या रिज़ल्ट निकल के आया है उनके ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़, तो अब क्या है, ये तीनों जो काम है वो एक बंदे के करने की बजाय क्या है कि काम को क्या है 3 पर्सन्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो इसमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर वर्क जो हमने डिवाइड किया है सेम इसी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में भी होगा। अब क्या है, ये चीज़ डिपेंड करती है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वर्कलोड किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा वर्क है वो लेबर्स में, वर्क फोर्स में डिवाइड होता है। अगर वर्क जो है वो एक पर्सन कर सकता है तो वो एक ही करेगा, अगर क्या है नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो देन क्या है उस वर्क को उनके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये है यूनिवर्सलिटी, इसमें हम ये लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी भी कुछ इसी तरीके की का ही पॉइंट है, जिसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नेचर के हैं। एनी टाइम at any place principles of management can be applicable, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में ही वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो
जो है वो परफॉर्म होंगे या उनको अडॉप्ट किया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है, किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके के मौके पे उनको एप्लीकेबल किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का यहाँ पे क्या मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के कारण उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है या उसके रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। जैसे सपोज कि एक मैनेजर जो है अगर वो डिसीज़न ले रहा है कि जो मेरे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके लिए वर्किंग कंडीशन बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, टाइमली बेसिस पे अचीव हों और अच्छे से अचीव हों, राइट। तो मतलब क्या है कि अगर उनके ऊपर प्रॉपर चेक रखा गया या जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो उनको प्रॉपरली दी गई हैं जिनमें क्या है वो कंफर्टेबली वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो क्या हो गया, कारण हो गया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस कर रही है या ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, या सक्सेस है, ठीक है, उसका कारण क्या है कि मतलब जो मैनेजर है उसने क्या किया, वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो अच्छी दी, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करी अपने वर्कर्स को, ठीक है, तो जिसका क्या रिजल्ट निकला, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ठीक है, और अच्छे से समझा देती हूँ आपको। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आप एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, तो अगर तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा, सभी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म होंगी, सभी जो वर्क फोर्स है वो क्या है एक डिसिप्लिन में वर्क करेंगे, एक ऑर्डर में वर्क करेंगे, ठीक है, तो देन उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी या सक्सेस। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सक्सेस है उसका क्या कॉज है, एक अच्छा डिसिप्लिन। तो इफेक्ट क्या आ गया, उस कॉज का इफेक्ट क्या निकला, सक्सेस, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन, पूरे डिसिप्लिन के साथ वर्क हो रहा है, हर एक एक्टिविटी एक प्रॉपर ऑर्डर में परफॉर्म हो रही है, तो देन उसका इफेक्ट क्या निकल के आएगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी प्लस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस। अगर दूसरे वर्ड में बोले तो देन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कब क्यों हुई है या फिर किस कारण हुई है, उसका क्या है, जो कॉज है वो क्या होगा, एक अच्छा डिसिप्लिन, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं वो प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में परफॉर्म हुई हैं, सभी जो वर्कफोर्स हैं या हमारे लेबरर्स हैं या वर्कर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो क्या है डिसेंट वे से वर्क कर रहे हैं, जितने भी डिसिप्लिन हैं या जो भी रूल्स हैं मेथड्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया, जिसका रिजल्ट क्या निकला, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रिलेटिव। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल हैं हमारी मैनेजमेंट के, ठीक है, वो रिलेटिव नेचर के हैं, मीन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के साथ वो रिलेटेड हैं, ठीक है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो रिलेट करती हैं सिचुएशन के साथ, जिस तरीके की सिचुएशन होगी अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि इट इज़ situational in nature, according to situation principles of management can be applicable, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, डेवलप्ड थ्रू डीप ऑब्जर्वेशन।
डेवलप्ड थ्रू डीप ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हेनरी फ्योल हैं और एल्टन मायो हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी डीप ऑब्जर्वेशंस के साथ प्रिंसिपल्स को डेवलप किया और प्रिंसिपल्स को लेके आए। अब जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने डीप ऑब्जर्वेशन रखी एंड जो एल्टन मायो हैं इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, इन द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनका क्या रिजल्ट जो है निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप हुए, ठीक है। तो मेनली एक ये भी है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ठीक है, ये क्या है? हेल्पफुल होते हैं एक मैनेजर के लिए डिसीजन मेकिंग करने में, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रिगार्डिंग एनी न्यू वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो देन उसके लिए जो मैनेजर है उसको बहुत सी हेल्प मिलती है प्रिंसिपल से, ठीक है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए हैं। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें फेयर रेमुनरेशन की। अब इसका क्या मतलब है? इक्वल पे टू द एम्प्लॉयज जो क्या है सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिनका क्या है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक पर्टिकुलर जो टास्क है वो सेम है, तो देन क्या है उनको इक्वल पे जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैनेजर के लिए भी इजी हो जाता है कि मतलब क्या है उसने ये डिसाइड कर लेना है कि मैंने अपने एम्प्लॉय को कितना पे करना है। उसने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को ध्यान में रख के, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रख के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको क्या है फेयर पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हाउ मच अमाउंट, कि कितना देना है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल में कितना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कमा रही है, या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और हमारे जो वर्कर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊंगी, जो हमारे हेनरी फ्योल हैं, ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो प्रिंसिपल्स के बिना अधूरी है, ठीक है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो ना के बराबर है, ठीक है। तो मैनेजर्स के लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है अगर उन्होंने किसी भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो या पॉलिसीज़ के लिए हो या एम्प्लॉयज़ के किसी भी एक्टिविटी के लिए हो या एम्प्लॉयज़ को कोई रेमुनरेशन या कंपनसेशन या प्रमोशन भी इवन देनी है तो उसके लिए भी। तो अगर वो क्या है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स चलते हैं तो देन उनके लिए भी ईजी हो जाता है कि किस तरीके से उन्होंने जो पर्टिकुलर डिसीजंस हैं वो लेने हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।